नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम वाक्य शुद्धिकरण सीखने जा रहे हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में अहिंदी भाषी लोगों से अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो जाना स्वाभाविक ही है। इसी के साथ अहिंदी भाषी लोगों के साथ संपर्क एवं अपने क्षेत्र की बोली का प्रभाव रहने से हिंदी भाषी लोगों की भी अशुद्धियां हो जाती हैं। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, अतः वाक्य को बोलते और लिखते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है तो आपके बोले गए वाक्य का अर्थ भी बदल सकता है। सामने वाले व्यक्ति को आसानी से और सही समझ आ सके, इसके लिए आवश्यक है कि व्याकरण के नियमों की दृष्टि से वाक्य शुद्ध हों। वैसे भाषा की त्रुटियों के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला है उच्चारण दोष और दूसरा है भाषा के नियमों की सही जानकारी का अभाव। अब हम पहला कारण समझ लेते हैं, जो उच्चारण दोष है। भाषा की ध्वनियों को जिस प्रकार हम बोलते हैं उसे उच्चारण कहते हैं। हिंदी भाषा में उच्चारण का बहुत महत्व है। अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी संबंधी अनेक अशुद्धियां पाई जाती हैं। इससे कई बार वाक्य में शब्दों के अर्थ ही बदल जाते हैं, जैसे दीन के स्थान पर दीन, शेर के स्थान पर शायर, काम के स्थान पर कम, और के स्थान पर और, सुना के स्थान पर सूना, आदि के स्थान पर आदि शब्द का प्रयोग। दूसरा है भाषा के नियमों की सही जानकारी का अभाव। तो यहां मैं आपको बता दूं कि वाक्यगत या भाषा प्रयोग की अशुद्धियां भाषा के नियमों की सही जानकारी का अभाव होने के कारण होती हैं। व्याकरण भाषा का नियमन कर उसे मानक रूप प्रदान करता है, अतः वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही वाक्य शोधन अर्थात वाक्य शुद्धिकरण कहलाता है। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा पद के प्रयोग में प्रायः दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। पहला, अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग और दूसरा, अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। अब हम पहला समझ लेते हैं, अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग किस तरह होता है। ऐसे संज्ञा पद जिनकी आवश्यकता न हो पर उनका प्रयोग किया जाए तो वहां अनावश्यक संज्ञा पदों की अशुद्धियां हो जाती हैं। उदाहरण, अशुद्ध वाक्य पहला है, देख लीजिए आप लोग। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, जिसका शुद्ध वाक्य होगा मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं। दूसरा है अशुद्ध वाक्य, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, जिसका शुद्ध वाक्य बनेगा अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। तो यहां हम देख रहे हैं कि किस तरह से अनावश्यक शब्दों का प्रयोग है। जैसे पहले वाक्य में के दिन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहां पर लिखा गया है, इस वजह से यह अशुद्ध हो गया है, जिसे शुद्ध रूप में परिवर्तित करने के लिए के दिन को हटा करके को रख दिया गया है और व्रत रखता हूं कर दिया गया है। इसी तरह से यहां पर विंध्याचल का अभिप्राय ही पर्वत है, इसलिए पर्वत शब्द को हटाकर हम शुद्ध वाक्य बनाएंगे कि अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। इसी तरह तीसरा अशुद्ध वाक्य है, उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, जिसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, नामक की आवश्यकता यहां पर नहीं है। अब चौथा वाक्य है अशुद्ध वाक्य, राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया। यहां पर शुद्ध वाक्य बनेगा राजा अपने बल पर जीत गया, अपनी ताकत के आवश्यकता यहां नहीं है, सीधे हम लिख सकते हैं कि अपने बल पर।
जिसका अर्थ ताकत के बल पर ही है। पांचवा है अशुद्ध वाक्य, प्रातःकाल के समय घूमना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा प्रातःकाल घूमना चाहिए के समय की आवश्यकता नहीं है। प्रातःकाल अपने आप में समय को सूचित कर रहा है, इसलिए यहाँ के समय की आवश्यकता नहीं है और हम शुद्ध वाक्य रूप में सीधे सीधे लिखेंगे कि प्रातःकाल घूमना चाहिए। अब छठा वाक्य है अशुद्ध वाक्य, समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। इसका शुद्ध वाक्य है समाज में अराजकता बढ़ रही है। अब हम देखेंगे अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। ऐसे संज्ञा पदों का प्रयोग जो उस वाक्य के लिए अनुपयुक्त अर्थात गलत हों, उनके प्रयोग के कारण वाक्य में अनुपयुक्त संज्ञा पदों की अशुद्धियां हो जाती हैं। बच्चों, यहां आप लोग देख सकते हो कि पहला प्रकार था अशुद्धियों का अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग अर्थात अतिरिक्त संज्ञा पदों का प्रयोग करना, जबकि यहां पर है अनुपयुक्त संज्ञा पदों का अर्थात गलत संज्ञा पदों का प्रयोग। तो दोनों में भेद आप लोग समझिए, अतिरिक्त का और गलत संज्ञा पद का प्रयोग। इस तरह से यह स्पष्ट है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला है अशुद्ध वाक्य, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। जिसका शुद्ध वाक्य है पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। गले में गुलामी की बेड़ियां नहीं पड़ती हैं, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। यह शुद्ध वाक्य सही है। इसके बाद दूसरा है अशुद्ध वाक्य, दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। बाढ़ नदियों में आता है, गोलियों की बाढ़ नहीं आती, गोलियों की बौछार होती है। तो शुद्ध वाक्य में हम लिखेंगे कि दंगे में गोलियों की बौछार आ गई। तीसरा अशुद्ध वाक्य है रेडियो की उत्पत्ति किसने की। रेडियो की उत्पत्ति नहीं होती है, रेडियो का आविष्कार होता है। इसलिए शुद्ध वाक्य है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। अब चौथा वाक्य है जो अशुद्ध है कि आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। पांचवा अशुद्ध वाक्य है हमारे देश के मनुष्य मेहनती हैं। शुद्ध वाक्य बनेगा हमारे देश के लोग मेहनती हैं। मनुष्य और लोग में फर्क आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि लोग मेहनती हैं। यह शब्द सही है। इसके बाद दूसरा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। हिंदी में कभी कभी सर्वनामों के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान प्रयोग भी होते हैं, अर्थात गलत तरीके से सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला है अशुद्ध वाक्य, मोहन और मोहन का पुत्र दिल्ली गए हैं। दरअसल यहां पर गलत तरीके से प्रयोग है, दूसरे मोहन के जगह सर्वनाम का प्रयोग आना चाहिए और इसलिए शुद्ध वाक्य बनेगा मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए हैं। दूसरा अशुद्ध वाक्य है मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। यहाँ आजकल हम बम्बईया भाषा में बोलने लगे हैं ना, तेरे को मेरे को, तो यहाँ पर वही स्वरूप है कि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। यहाँ मेरे को यह गलत है और शुद्ध रूप है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तीसरा अशुद्ध वाक्य है मेरे को बाजार जाना है। इसका शुद्ध वाक्य है मुझे बाजार जाना है। चौथा अशुद्ध वाक्य है तेरे को क्या चाहिए। हम आपस में खेलते हुए बोलते हैं ना एक दूसरे को, तो वही है तेरे को क्या चाहिए। यहाँ शुद्ध वाक्य बनेगा तुझे क्या चाहिए। अशुद्ध वाक्य दूध में कौन गिर गया। कौन, तो दूध का सागर तो होता नहीं है, पानी का सागर होता है, इसलिए पानी में कौन गिर गया समझ में आता है। दूध का सागर नहीं होता है, इसलिए वहां पर हम नहीं कह सकते कौन गिर गया। हाँ, दूध में कुछ गिरता है। दूध हम अक्सर ग्लास में या बहुत होगा तो किसी पतीले में रखते हैं, किसी टोप में रखते हैं, तो इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होगा दूध में क्या गिर गया। छठा अशुद्ध वाक्य है तुम तो तुम्हारा काम करो। यहां पर भी तुम्हारा काम करना यह गलत है। शुद्ध वाक्य बनेगा कि तुम तो अपना काम करो। तीसरी अशुद्धि होती है क्रिया से संबंधित। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है।
अन्यथा वह वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। इस अशुद्धि को वाक्य की क्रिया संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं पहला अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग। यहाँ पहला उदाहरण है, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। तो वातावरण उपस्थित नहीं होता है, यह अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग है। शुद्ध रूप होगा यहाँ अशोभनीय वातावरण है। दूसरा अशुद्ध रूप है, अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसका शुद्ध रूप होगा कि अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक और गलत क्रियापदों के प्रयोग के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आवश्यक क्रियापद का ही प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वह भी गलत होता है। यहाँ अब हम दूसरा प्रकार देख रहे हैं, आवश्यक क्रियापद का प्रयोग न होना। उदाहरण अशुद्ध रूप देखो, वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। दरअसल सिलाई पढ़ी नहीं जाती है, सिलाई सीखी जाती है। इसलिए शुद्ध रूप होगा कि वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। दूसरा अशुद्ध वाक्य है, वह तो खाना और चाय पीकर सो गया। तो चाय पिया जाता है लेकिन खाना नहीं पिया जाता, इसीलिए शुद्ध रूप होगा कि वह तो खाना खाकर और चाय पीकर सो गया। इसी तरह से तीसरा भेद है अनुपयुक्त क्रियापद का प्रयोग, अर्थात गलत क्रियापद का प्रयोग करना। अशुद्ध रूप है, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। तो विस्मय गलत है, यहाँ पर विस्मित शब्द का प्रयोग होना था, इसलिए शुद्ध रूप बनेगा कि खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। दूसरा अशुद्ध रूप है, मैं माताजी को खाना डालकर या देकर आई। तो खाना डालना, जो जानवर होते हैं उन्हें चारा डाला जाता है, माताजी को खाना नहीं डाला जा सकता, इसलिए उसका शुद्ध रूप होगा कि मैं माताजी को खाना परोस कर आई। चौथा जो प्रकार है गलती का, वह है कि हिंदी में कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए कुछ विशेष क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दान दिया की जगह पर दान दिया नहीं जाता, दान किया जाता है। प्रतीक्षा देखना की जगह पर प्रतीक्षा करना होगा। इसी तरह से प्रयोग होना की जगह पर प्रयोग करना किया जाएगा और प्रश्न पूछना की जगह पर प्रश्न करना, यह शुद्ध रूप आएगा। चौथा जो अशुद्धि होती है वाक्यों में, वह है विशेषण से संबंधित। तो हम देखते हैं चौथा, विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण का प्रयोग विशेष्य, संज्ञा और सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में कई बार अनावश्यक, अनियमित और अनुपयुक्त विशेषण का प्रयोग हो जाता है जो वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं। उदाहरण है, पहला, उसे भारी प्यास लगी है। तो भारी प्यास नहीं लगती है, यहाँ पर बहुत प्यास लगती है, तो सही रूप होगा कि उसे बहुत प्यास लगी है। दूसरा है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो यह संबंध घोर नहीं होता, घनिष्ठ होता है। तो शुद्ध वाक्य बनेगा कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। उसी तरह से मुझे बड़ी भूख लगी है, यहाँ पर सही वाक्य यानी शुद्ध वाक्य बनेगा कि मुझे बहुत भूख लगी है। यह एक गहरी समस्या है। यहाँ पर समझ लीजिए कि गहरी समस्या नहीं होती है, समस्या हमेशा गंभीर होती है और इसलिए सही शुद्ध वाक्य बनेगा कि यह एक गंभीर समस्या है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, यहाँ पर बहुत या बहुत भारी शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, भारी भरकम नहीं। भारी भरकम हाथी हो सकता है, यानी किसी जानवर के लिए हम भारी भरकम का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ शुद्ध वाक्य होगा कि वहाँ बहुत भीड़ जमा थी या वहाँ बहुत भारी भीड़ जमा थी। छठा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कोई शब्द गलत है, इसके जगह पर शुद्ध वाक्य बनेगा कि इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। इस वीरान जीवन में इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि इस नीरस जीवन में उसकी बहुत हानि हुई। तो यहाँ पर बहुत शब्द गलत है, यहाँ पर बड़ी शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए शुद्ध वाक्य बनेगा कि उसकी बड़ी हानि हुई।
नवा वाक्य है राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा। तो यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य रूप में लिखना चाहिए कि राजेश आगामी बुधवार को आएगा। 10वां अशुद्ध वाक्य है दूध का अभाव चिंतनीय है। यहाँ पर चिंतनीय के स्थान पर चिंताजनक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए था और इसीलिए शुद्ध वाक्य बनेगा कि दूध का अभाव चिंताजनक है। 5वां जो अशुद्धि होती है वह है क्रिया विशेषण से संबंधित। इसलिए हम 5वां प्रकार देख रहे हैं कि क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। पहला अशुद्ध वाक्य है वह लगभग दौड़ रहा था। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि वह दौड़ रहा था। लगभग दौड़ने का कोई अर्थ नहीं होता है, यह गलत क्रिया विशेषण है। यहाँ पर हम सीधे कहेंगे कि वह दौड़ रहा था। इसी तरह से दूसरा अशुद्ध वाक्य है कि सारी रात भर मैं जागता रहा। तो जब हम सारी का प्रयोग कर रहे हैं तो भर की जरूरत नहीं है, या हम भर का प्रयोग कर रहे हैं तो सारी क्रिया विशेषण का प्रयोग गलत होता है और इसलिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य बनेगा कि मैं सारी रात जागता रहा। तीसरा अशुद्ध वाक्य है तुम बड़ा आगे बढ़ गया। यहाँ पर होना चाहिए कि तुम बहुत आगे बढ़ गए। चौथा अशुद्ध वाक्य है इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। यहाँ पर सर्वस्व शब्द का प्रयोग गलत है, इसके स्थान पर सर्वत्र का प्रयोग होना चाहिए था। अतः शुद्ध वाक्य बनेगा कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। छठा अव्यय संबंधी अशुद्धियां। कभी कभी गलत अव्यय का प्रयोग भी किया जाता है जिसके कारण भी अशुद्धि हो जाती है। इसलिए पहला वाक्य बनेगा कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। यह अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य बनेगा वह यह कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह स्कूल गया। दूसरा है पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बनेगा कि पुस्तक विद्वत्ता पूर्वक लिखी गई। तीसरा अशुद्ध वाक्य है आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। इसका शुद्ध वाक्य है आसानी से यह काम कर लिया। शनय उसको सफलता मिलने लगी। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बनेगा कि शनय शनय उसको सफलता मिलने लगी। पांचवा है एकमात्र दो उपाय हैं। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बनेगा कि केवल दो उपाय है। दो उपाय एकमात्र नहीं होते, इसलिए वहां पर केवल का प्रयोग किया जाना चाहिए। छठा है यह पत्र आपके अनुसार है। यहां पर शुद्ध वाक्य बनेगा कि यह पत्र आपके अनुरूप है। सातवां वाक्य है यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती। यहाँ पर शुद्ध रूप बनेगा कि यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। आठवां वाक्य है वह अत्यंत ही सुंदर है। यहाँ शुद्ध रूप बनेगा कि वह अत्यंत सुंदर है। नवा अशुद्ध वाक्य है कि सारे देश भर में अकाल है। यहाँ शुद्ध रूप बनेगा कि सारे देश में अकाल है। सारे हो गया तो भर की आवश्यकता नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य बनेगा कि सारे देश में अकाल है। 10वां अशुद्ध वाक्य है मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बनेगा कि मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, जबकि की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बच्चों हम वाक्य में विभक्ति से संबंधित अशुद्धियां देखेंगे। पहला है अशुद्ध वाक्य मैं यह काम नहीं किया हूं। यहाँ पर विभक्ति मैं की जगह मैंने का प्रयोग करना था, ने विभक्ति लगाना चाहिए था, तो गलत है और इसलिए शुद्ध वाक्य बनेगा कि मैंने यह काम नहीं किया है। दूसरा अशुद्ध वाक्य है मैं पुस्तक को पढ़ता हूं। यहाँ पर को विभक्ति का गलत प्रयोग किया गया है, अतः शुद्ध वाक्य बनेगा मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तीसरा अशुद्ध वाक्य है हमने इस विषय को विचार किया। यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग गलत तरीके से किया गया है। शुद्ध वाक्य बनेगा कि हमने इस विषय पर विचार किया।
चौथा अशुद्ध वाक्य है 8 बजने को 10 मिनट है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा 8 बजने में 10 मिनट है। को विभक्ति का प्रयोग गलत हुआ है। पांचवा अशुद्ध वाक्य है वह देर में सोकर उठता है। यहां में विभक्ति का प्रयोग गलत हुआ है। शुद्ध वाक्य बनेगा कि वह देर से सोकर उठता है। इसके बाद कारक संबंधित अशुद्धियां हम देखेंगे कि किस तरह से गलत कारक का प्रयोग कर हम वाक्यों की गलतियां करते हैं। वाक्यों में कारक संबंधी गलत प्रयोग भी किए जाते हैं, जिस कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इन अशुद्धियों को कारक संबंधी अशुद्धियां कहा जाता है। अब कारक हम सब जानते हैं कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, इन 8 प्रकार के कारकों से संबंधित अशुद्धियां होती हैं। अब पहला हम देख लेते हैं कि भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अशुद्ध रूप यहां पर है कि मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। यहां पर कर्ता कारक के ने का प्रयोग करना चाहिए था और नहीं किया गया है ने चिन्ह का प्रयोग। अतः शुद्ध वाक्य बनेगा कि मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। दूसरा है कर्म कारक संबंधी अशुद्धि। यदि किसी वाक्य में जब कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है तो वहां कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण अशुद्ध रूप है वह लड़का पीटता है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि वह लड़के को पीटता है। दूसरा अशुद्ध रूप है मैं शीतल जल को पी रहा हूं। इसका शुद्ध रूप बनेगा मैं शीतल जल पी रहा हूं। तीसरा है करण कारक संबंधी अशुद्धि। इसका अशुद्ध रूप है कि वह बस पर यात्रा कर रहा है। अशुद्ध रूप है। अब शुद्ध रूप में हम लिखेंगे कि वह बस से यात्रा कर रहा है। बस पर यात्रा नहीं की जाती है ना बच्चों, इसलिए वह बस से यात्रा कर रहा है। चौथा है संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धि। संप्रदान कारक के 2 चिन्ह हैं, के लिए और को। यदि एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग हो जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण अशुद्ध रूप है पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। इसका शुद्ध रूप पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। दूसरा अशुद्ध वाक्य है कि शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया। इसका शुद्ध रूप होगा शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया। अगला प्रकार है अपादान कारक संबंधी अशुद्धि। उदाहरण है अशुद्ध वाक्य पहला कि वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। इसका शुद्ध रूप होगा वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है। दूसरा अशुद्ध रूप है लड़की झूले पर से गिर गई। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि लड़की झूले से गिर गई। छठा संबंध कारक संबंधी अशुद्धि। उदाहरण है अशुद्ध वाक्य पहला बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। इसका शुद्ध रूप होगा बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। दूसरा अशुद्ध वाक्य है राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। अगला है अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि। उदाहरण पहला अशुद्ध रूप है कि आज बजट के ऊपर बहस होगी। इसका शुद्ध रूप होगा आज बजट पर बहस होगी। दूसरा अशुद्ध वाक्य है किसान ने खेत पर बीज बोया। इसका शुद्ध वाक्य होगा किसान ने खेत में बीज बोया। अशुद्ध वाक्य तीसरा अशुद्ध वाक्य है घर पर सब कुशल हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा घर में सब कुशल हैं। अब कारक संबंधी अशुद्धि के बाद हम देखेंगे वर्तनी संबंधी भी कुछ अशुद्धियां होती हैं। तो हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को समझ लेते हैं।
वर्तनी संबंधी अशुद्धि शब्द से संबंधित अशुद्धियां होती हैं। जब आप वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध लिख देते हैं तो वहां उस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है और आपका पूरा वाक्य अशुद्ध कहलाया जाता है। उदाहरण है ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। हम लिखते इसी तरह से हैं, कई बार हम इस तरह से लिखते हैं कि ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, हालांकि यह गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा ऐतिहासिक। फिर आशीर्वाद या आशीर्वाद, आप देख रहे हो यहां पर वा के ऊपर रेफ है और शी छोटा है या रल अलग से लिखा हुआ है। यह दोनों ही अशुद्ध प्रकार है। शुद्ध प्रकार आएगा आशीर्वाद वा के ऊपर रेफ लगाकर। तीसरा है उज्जवल, या फिर हम उज्ज्वल व ल भी लिखते हैं, अर्थात आधा ज और फिर पूरा ज को जोड़ के और फिर व ल हम लिखते हैं। यह अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप में हम उज्ज्वल लिखेंगे। चौथा हम कवित्री कहते हैं या फिर कवियत्री कहते हैं, जबकि ये दोनों ही गलत है। इसका शुद्ध रूप है कवियत्री। अब 10वां हम देखेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियां। पहला वाक्य है परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। यहां पर प्रणाली के आधार पर बदलनी, इस लिंग का प्रयोग हमें यानी स्त्रीलिंग का प्रयोग हमें करना था, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा कि परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। दूसरा है हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। यहां पर शुद्ध वाक्य होना चाहिए था कि हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तीसरा अशुद्ध वाक्य है मुझे मजा आती है। यह अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होगा कि मुझे मजा आता है। चौथा रामायण का टीका। यहां पर शुद्ध रूप होगा रामायण की टीका। पांचवा है देश के सम्मान की रक्षा करो। इसका शुद्ध रूप होगा देश के सम्मान की रक्षा करो। छठा लड़की ने जोर से हंस दी। इसका शुद्ध रूप होगा लड़की ने जोर से हंस दिया। 11वां अशुद्धि का प्रकार है वचन संबंधी अशुद्धियां। पहला वाक्य है सबों ने यह राय दी। यहां पर जब हमने सब कह दिया तो वह अपने आप में बहुवचन हो गया, इसलिए दोबारा हमें ओ लगाकर उसे बहुवचन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए और इसलिए शुद्ध वाक्य होगा कि सब ने यह राय दी। दूसरा अशुद्ध वाक्य है उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। अब यहां पर शुद्ध वाक्य होगा कि उसने अनेक विद्याएं सीखी। तीसरा अशुद्ध वाक्य है मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। चौथा अशुद्ध वाक्य है ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है। पांचवा है हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा। यहां पर सामान का अर्थ ही बहुवचन हो गया, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होगा कि हमारे सामान का ख्याल रखिएगा। छठा अशुद्ध वाक्य है वे विविध विषय से परिचित हैं। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि वे विविध विषयों से परिचित हैं। 12वां है पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना बहुत अधिक आवश्यक है। पदों के उचित क्रम में न होने पर उसके भाव या अर्थ में स्पष्टता नहीं रहती और इसे वाक्य की पदक्रम संबंधी अशुद्धियां कहा जाता है। उदाहरण पहला अशुद्ध वाक्य है छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। यहां पर शुद्ध वाक्य बनेगा कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। हम देख रहे हैं कि जो शब्द का क्रम है वह गलत रखा गया है, यानी शब्दों को गलत क्रम में लिखा गया है, इसलिए यहां पर अशुद्धि हो गई है। अब दूसरा अशुद्ध वाक्य है भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, जबकि शुद्ध वाक्य बनेगा कि भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे। तीसरा अशुद्ध वाक्य है कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।
यहाँ पर शुद्ध वाक्य बनेगा कि बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। चौथा, आप जाएंगे क्या? यह अशुद्ध वाक्य है और इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि क्या आप जाएंगे? अब 13वां अशुद्धि का प्रकार हम देखेंगे, द्विरुक्ति पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। पुनरावृत्ति की अशुद्धियां पुनरुक्ति दोष एक ही वाक्य में जब एक ही अर्थ या भाव को प्रकट करने वाले दो शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह वाक्य भी अशुद्ध हो जाता है। द्विरुक्ति का अर्थ है कि और पुनरुक्ति, द्विरुक्ति और पुनरुक्ति का अर्थ है कि एक ही अर्थ वाले या भाव को प्रकट करने वाले दो शब्दों का प्रयोग करना। तो इस तरह से जब हम एक वाक्य में एक ही अर्थ या भाव को प्रकट करने वाले दो शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण है, पहला अशुद्ध वाक्य, आप कब वापस लौट आएंगे? इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि आप कब लौटेंगे। दूसरा अशुद्ध वाक्य है, बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। चौथा है मुहावरे और लोकोक्तियों की अशुद्धियां। हम सब जानते हैं कि वाक्य को प्रभावी बनाने के लिए हम मुहावरों या लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार हम गलत मुहावरे या लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा वाक्य गलत हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं पहला अशुद्ध वाक्य, अध्यापक के आते ही छात्र बिल्ली बन जाते हैं। जबकि शुद्ध वाक्य होगा कि अध्यापक के आते ही छात्र भीगी बिल्ली बन जाते हैं। दूसरा अशुद्ध वाक्य है, हमें किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि हमें किसी का मुंह नहीं ताकना चाहिए। अब हम देखेंगे शब्द क्रम संबंधी अशुद्धियां। पहला अशुद्ध वाक्य है कि हमें पक्का ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। तो पक्का ईश्वर और कच्चा ईश्वर तो होता ही नहीं है, इसलिए शुद्ध वाक्य बनेगा कि हमें ईश्वर में पक्का विश्वास रखना चाहिए। दूसरा अशुद्ध वाक्य है, सिर दर्द की दवा एस्प्रिन है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि एस्प्रिन सिर दर्द की दवा है। इसके अतिरिक्त बच्चों यहाँ हमने 15 तरह की अशुद्धियों को देखा है लिखावट से संबंधित जो हम वाक्य में करते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई अशुद्धियां होती हैं जिसे मैं एक साथ ले रही हूं अब। हालांकि ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको इन विविध तरह की अशुद्धियों को याद नहीं करना है, इन विविध प्रकार के भेदों को याद नहीं करना है। जब भी आपको परीक्षा में प्रश्न आता है इस तरह का वाक्य शुद्धिकरण का, तो वहां पर सबसे पहले आप लोग मात्राओं की गलतियों को खोजिए, लिंग संबंधी गलतियां खोजिए, शब्दक्रम संबंधी भी गलतियां खोजिए। तो इस तरह से इन तीनों प्रकार की गलतियों को खोजने पर भी यदि आपको ये तीनों गलतियां नहीं मिलती हैं तो आप व्याकरण के हर प्रकार को देख लीजिए कि संज्ञा संबंधी गलती है, सर्वनाम संबंधी गलती है, क्रिया संबंधी गलती है, विशेषण संबंधी गलती है, क्रिया विशेषण संबंधी गलती है, अव्यय संबंधी गलती है, या लिंग संबंधी या वचन संबंधी, या किसी शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, या किसी एक अर्थ को या भाव को प्रकट करने वाले 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस तरह की बातों को जब आप ध्यान दोगे तो आपको वाक्य शुद्धिकरण में पूरे 1 अंक मिलेंगे ही। अब हम यहाँ पर 16वां अन्य अशुद्धियों को देख लेते हैं। पहला है अशुद्ध वाक्य कि वह दंड भोगने योग्य है। शुद्ध वाक्य होगा दंड पाने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। दूसरा है अशुद्ध वाक्य कि सभी ने उसकी ओर आकर्षित हुए। यहाँ शुद्ध वाक्य बनेगा कि सभी उसकी ओर आकर्षित हुए। तीसरा है अशुद्ध वाक्य वह हमेशा अपनी आत्म प्रशंसा करता रहता है। यहाँ शुद्ध वाक्य बनेगा कि वह हमेशा आत्म प्रशंसा करता रहता है। 5वां अशुद्ध वाक्य है यहाँ नहीं बैठो। इसका शुद्ध वाक्य है कि यहाँ मत बैठो। 6ठा अशुद्ध वाक्य उसके 3 चाचे हैं। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा उसके 3 चाचा हैं। 7वां अशुद्ध वाक्य है आप उसको यहाँ बुला लो।
शुद्ध वाक्य होगा। चूंकि आप सर्वनाम का प्रयोग किया है इसलिए लीजिए क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। अब 8वां है अशुद्ध वाक्य कि पिताजी मुंबई से आया है। यहां पर शुद्ध वाक्य बनेगा पिताजी मुंबई से आए हैं। बच्चों, यह वाक्य शुद्धिकरण मैंने आपको पूरे विस्तार से समझाया है ताकि एक बार यह संकल्पना यदि आप समझ लेते हो तो कभी भी वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित कोई त्रुटि आपकी नहीं होगी और परीक्षा में यह 1 अंक पूरे आपके ही होंगे। अतः उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।